मध्य प्रदेश की जलवायु, ये मैंने कल चैप्टर पढ़ाना चालू किया था आपको, और इसमें मैंने आपको मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र ये मैंने आपको बता दिया था। मध्य प्रदेश के प्रमुख जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख जलवायु क्षेत्र मैंने आपको कई सारे बताए थे। आपको लगभग 4 क्षेत्रों का वर्णन मैंने इसमें किया था। मध्य प्रदेश के 4 जलवायु क्षेत्र होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, जिनमें जो है आपकी मालवा का पठार, उत्तर का मैदान, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र और नर्मदा सोन घाटी दक्षिण क्षेत्र, ये मैंने 4 क्षेत्र आपको बताए थे। जलवायु क्या होती है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है मानव जीवन पर, वो भी मैंने आपको बताया था। मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, 1-2 बार आ भी चुका है कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। इसमें से क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखें। अब आज का जो हमारा टॉपिक है इसी से संबंधित है, वो है मध्य प्रदेश की ऋतुएं, कि मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की ऋतुएं होती हैं। ठीक है, सीजन, ऋतुओं का मतलब होता है सीजन या मौसम जिसको हम बोलते हैं। मध्य प्रदेश की ऋतुएं, ये हमें समझना है कि कितने प्रकार की ऋतुएं मध्य प्रदेश में होती हैं। तो जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं आती हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ठीक है, अभी हम इन्हीं को समझेंगे, इसी को हम आज के लेक्चर में समझेंगे, इनके संबंध में जानेंगे, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के संबंध में। विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु के आधार पर निम्न प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु के आधार पर निम्न प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में ऋतुओं के प्रकार: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और देन शीत ऋतु। ये मध्य प्रदेश में ऋतुओं के 3 प्रकार होते हैं और इन्हीं 3 प्रकारों को हमें एक एक करके समझना है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है ये आपके जो है ऋतुओं के प्रकार, है ना। आपको इसको जो है एक एक करके समझना है। तो आप देखें इसे। ग्रीष्म ऋतु की क्या विशेषता है, पहले हम उसको देखते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की क्या विशेषताएं हैं। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ मार्च महीने से होता है। ठीक है, और एवं यह जो ऋतु है आपका ग्रीष्म ऋतु का काल, वो कब तक चलता है मध्य प्रदेश में, तो जून तक चलता है। ये टाइम पीरियड भी पूछा जाता है मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ कब से कब तक होता है। मार्च से लेकर के जून तक ग्रीष्म ऋतु का टाइम पीरियड होता है। ये आता है, आपका महीनों का नाम भी ध्यान में होना चाहिए, कब से कब तक कौन सी ऋतु का समय काल होता है। तो मार्च से लेकर के जून तक का ग्रीष्म ऋतु का काल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु सूर्य के उत्तरायण होने की वजह से आती है। ये कल मैंने थोड़ा सा आपको पॉइंट बताया था कि सूर्य का उत्तरायण प्रारंभ होता है मकर संक्रांति से, और जब मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण में आ जाता है तब मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। क्योंकि हमारा जो देश है, भारत देश, वो जो है धरती के किस क्षेत्र में पड़ता है, तो धरती के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। किस क्षेत्र में पड़ता है, उत्तर पूर्वी। मध्य प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है वो किस वजह से होता है, सूर्य के उत्तरायण होने की वजह से ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। ये मैंने आपको बताया था। जब सूर्य जो है मकर रेखा से ऊपर की ओर चलना प्रारंभ होता है, ठीक है, तब जो है उस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना बोलते हैं। और जब से ये प्रारंभ होता है उस तिथि को जो है मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। मकर संक्रांति प्रारंभ होती है 14 जनवरी से, और तब से ही लगभग जो है मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का
आगमन या गर्मी प्रारंभ थोड़ा थोड़ा होना चालू हो जाती है, और सही तरीके से मध्य प्रदेश में गर्मी का जो काल प्रारंभ होता है वो मार्च महीने में प्रारंभ होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का स्थानीय नाम यूनाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन अलग अलग पेपर में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का जो स्थानीय नाम है वो क्या है। सो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का स्थानीय नाम यूनाला है। ठीक है, क्या है? यूनाला। तो ये आप ध्यान में रखें। मई माह से प्रारंभ मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रीष्म ऋतु पड़ती है, यानी मार्च से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन मई में जो है सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है मध्य प्रदेश में, और इस माह का औसत मासिक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये औसत तापमान है मई माह का, यानी मई माह में औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मई माह में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और इस माह का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट बताए हैं आपको। कुछ और है आपका, जैसे उज्जैन को भारत का ग्रीन विच बोला जाता है। यहाँ पर सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत होता है या 90 डिग्री पर कोण बनाता है। ठीक है, सो कर्क रेखा उज्जैन से होकर के निकलती है और यहाँ पर जो है सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत होता है। ठीक है, तो इसको भारत का ग्रीन विच के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है कि भारत का ग्रीन विच किसको बोला जाता है, तो उज्जैन को बोला जाता है भारत का ग्रीन विच। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री पर सूर्य जो है लंबवत होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं। यदि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछे, है ना, यदि किसी प्रकार का, है ना, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नहीं तो नेक्स्ट देखते हैं। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। सो ये मैंने आपको मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु से संबंधित कुछ फैक्ट बताए हैं, और भी हम देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान भिंड है, ये हमें ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा गर्म स्थान जो है वो भिंड है, जो कि औसत रूप से सर्वाधिक गर्म रहता है। ठीक है, यहाँ पर केवल एक दिन के टेम्परेचर की बात नहीं है, यहाँ पे औसत टेम्परेचर की बात है कि पूरे गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, तो वो भिंड में पड़ती है आपकी। औसत रूप से भिंड सबसे अधिक गर्म रहता है। और 1995 में गंजबासौदा का औसत तापमान 48.9 डिग्री दर्ज किया गया है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है कि गंजबासौदा का जो तापमान है वो कितना दर्ज किया गया है, 48.9 डिग्री, जो कि अब तक का मध्य प्रदेश का सर्वाधिक दर्ज किया गया तापमान है। यानी इससे ज्यादा मध्य प्रदेश में गर्मी अभी तक नहीं पड़ी है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है या ये पॉइंट आता है आपको कि मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक गर्मी अभी तक कहाँ पर टेम्परेचर, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पर दर्ज किया गया है, तो वो कहाँ पे किया गया है, आपका गंजबासौदा में टेम्परेचर सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है 48.9 डिग्री, जो कि 1995 में किया गया था, 1995 में। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि औसत रूप से सबसे गर्म स्थान कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो वो भिंड है, जो कि औसत रूप से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है आपका। एक और पॉइंट है आपका, 2019 में सबसे ज्यादा गर्म स्थान क्या था आपका, तो वो खरगोन था आपका। बड़वानी या खरगोन आया आपका 2019 का सर्वाधिक गर्म स्थान। यहाँ पर 46 दशमलव कुछ टेम्परेचर रहा है। तो ये सारे पॉइंट अलग अलग हैं और इनको अलग अलग ही हमें समझना है। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट है, मई माह में मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में शुष्क तथा गर्म पछुआ पवनें चलती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। ठीक है, अपने यहाँ चलती हैं, अपने यहाँ से मतलब है अपने क्षेत्रों में चलती हैं। जगह भी बताइए कहाँ पर, उत्तरी भागों में स्थानीय जो है पछुआ पवनें चलती हैं और उनको क्या बोला जाता है, लू बोला जाता है। ठीक है, स्थानीय भाषा में इसको लू के नाम से
जाना जाता है। ये उत्तरी भागों में चलती हैं, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तर के क्षेत्रों में, जहां पर अपना जिला आता है, शिवपुरी आता है, भिंड आता है, मुरैना आता है, श्योपुर आता है, ग्वालियर आता है, दतिया आता है। ये जो पूरा क्षेत्र है आपका, इस पूरे क्षेत्र में लू चलती है आपकी मई माह में। ठीक है, 21 जून, कल मेरे से पूछा था किसी ने, 21 जून मध्य प्रदेश का सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश से गुजरने वाली कर्क रेखा पर लंबवत होता है। यानी कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून होता है, जो कि सबसे लंबा दिन होता है मध्य प्रदेश के अंदर। और यहाँ पर जो सूर्य है आपका, वो बिल्कुल लंबवत रहता है, कर्क रेखा के ऊपर रहता है। मध्य प्रदेश के मध्य से जो कर्क रेखा निकली है 14 जिलों से, तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि उज्जैन में जो है सूर्य 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए उसको भारत का ग्रीनविच के नाम से जाना जाता है। तो वो कब बनाता है आपका? वो 21 जून को ही बनाता है, जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट बताए हैं आपको। यदि इनमें कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो आपको तो आप मेरे से पूछें, है ना। अदरवाइज हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इस स्लाइड में यदि किसी को कोई क्वेश्चन है तो अपना माइक चालू करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो। सर ये गंज बसौदा कहाँ पड़ता है? गंज बासौदा कहाँ पड़ता है? तो गंज बासौदा आपका विदिशा जिले में पड़ता है। ठीक है, भोपाल के समीप विदिशा जिले पे गंज बासौदा पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि हर बार गंज बासौदा में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। वन टाइम ओनली 1995 में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था गंज बासौदा में 48.9। यदि हम एक औसत निकालें कि सबसे ज्यादा गर्मी कहां पे रहती है, तो औसत रूप से गर्मी आपका भिंड जिले में सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छी बात है, माइक ऑफ कर लें आप लोग अपने। फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलता हूं। आप इसका एक अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड को बताता हूं आपको। सो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए हैं अबाउट समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु के संबंध में मैंने आपको ये बताए हैं सारे पॉइंट, है ना। अब अपन जो है नेक्स्ट देखते हैं इसमें वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के संबंध में हम देखते हैं कुछ पॉइंट, मुख्य पॉइंट क्या क्या है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो वर्षा ऋतु से ही बनते हैं, है ना। अगर इस चैप्टर की हम बात करें, मध्य प्रदेश में ऋतु है, तो इनमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो वर्षा ऋतु से ही बनते हैं। तो आप इसको ध्यान पूर्वक देखें, है ना। और यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप स्लाइड के लास्ट में माइक चालू करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर करूंगा। ठीक है, सो देखते हैं अपन इसमें। सो मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु का आगमन जून माह के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होता है, जो कि अक्टूबर माह के प्रारंभ तक वर्षा ऋतु रहती है। ठीक है, यानी जून के मध्य से अक्टूबर के मध्य तक का टाइम रहता है मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु का आगमन होता है आपका। ये टाइम पीरियड मैंने बोला था, ये भी याद किया करो, क्योंकि क्वेश्चन इनसे भी बनते हैं आपके कि मध्य प्रदेश में मानसून का आगमन किस माह से होता है। तो मानसून या वर्षा का आगमन मध्य प्रदेश में जून माह से होता है आपका। ये आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में मानसून का आगमन जून माह के अंतिम सप्ताह से माना जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इसमें कि वर्षा ऋतु का स्थानीय नाम चौमासा है। ये स्थानीय नामों में से हर बार क्वेश्चन आया है आपका। ठीक है, कि ग्रीष्म ऋतु का स्थानीय नाम मैंने बताया था आपको यूनाला, और वर्षा ऋतु का स्थानीय नाम होता है चौमासा। इसको आपका क्षेत्रीय भाषा में, ग्रामीण भाषा में आज भी वर्षा ऋतु को चौमासा के नाम से ही जाना जाता है। तो इसका स्थानीय नाम चौमासा है। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होती है। तो ये पॉइंट मैंने कल आपको समझाया था कि मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, और हमारे यहाँ जो वर्षा होती है, यानी भारत देश में जो वर्षा होती है, वो दो तरफ से, तीन तरफ से मैंने आपको बताई थी कल, यदि आपको ध्यान हो। मैंने जो वर्षा आपको कल बताई थी वो तीन तरफ से बताई थी। एक तो मैंने बताई थी केरल की साइड से जो दक्षिण पश्चिमी मानसून जिसको बोलते हैं, जो कि अरब सागर से जो हवाएं बह के आती हैं वो पानी लेकर के आती हैं। एक वर्षा होती है आपकी जो हिमालय से हवाएं आती हैं,
और वो हवाएं आपका जो है बंगाल की खाड़ी से होकर के गुजरती हैं और वर्षा करती हैं। और एक वर्षा जो मैंने आपको बताया था जो कि आपका पश्चिम दिशा की तरफ से आती है और फिर वो वर्षा करती हैं। तो ये जो वर्षा करती है आपकी पश्चिम दिशा वाली जो वर्षा करती है पवनें, वो कहाँ करती हैं? मध्य प्रदेश, भारत के उत्तरी क्षेत्रों में, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल हुआ, पंजाब हुआ, कुछ क्षेत्र दिल्ली हुआ, इन क्षेत्रों में वर्षा करती है ये पवनें। ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से जो हवा आती है आपकी, वो कहाँ करती है? पूरे प्रायद्वीपीय पठार पर जो वर्षा होती है वो कहाँ से होती है आपकी? इन पवनों से होती है जो कि अरब सागर से आती है बह करके। और कुछ क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो कहाँ से होती है आपकी? बंगाल की खाड़ी से जो पवनें चलती हैं, वो पवनें अपने साथ जो पानी लेकर के आती हैं वो भारत के पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा करती हैं। ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब मध्य प्रदेश क्या है कि बीचों बीच में है, इसमें प्रायद्वीप के पठार से भी लगा हुआ है और आपका बीचों बीच में है, तो दोनों तरफ से पानी होता है इसमें। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा कौन सी पवनें करती हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर से आने वाली पवनें। और पूर्वी क्षेत्र में वर्षा कहाँ से होती है मध्य प्रदेश में? तो जो पवनें आपकी उत्तर के हिमालयी क्षेत्रों से आती है और बंगाल की खाड़ी से होकर के निकलती है, वो पवनें भी हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा करती है। तो दोनों तरफ से पवनें आपका मध्य प्रदेश में बारिश करती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। हाँ, अब मैं वापस से आ जाता हूँ उसी पर। मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून और आपका बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से होती है। कल मैंने इसको थोड़ा सा और विस्तार से बताया था कि दक्षिण अरब सागर से भी जो वर्षा होती है वो कहाँ से होती है? अरब सागर में भी 3 शाखाएं मैंने बताई थी आपको, यदि आपको ध्यान हो तो। अरब सागर में मैंने 3 शाखाएं बताई थी, केरल शाखा, मुंबई शाखा और आपका एक मैंने बताई थी कच्छ की या गुजरात शाखा जिसको बोला जाता है। तो अपने मध्य प्रदेश में वर्षा कौन सी शाखा करती है? मुंबई शाखा करती है। अरब सागर की मुंबई शाखा अपने मध्य प्रदेश में वर्षा करती है। किसी को कुछ पूछना है क्या? ठीक है। अब मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर से तथा दक्षिण की ओर से, उत्तर की ओर से वर्षा क्रमशः घटती है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर तथा दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा क्रमशः, अच्छा ये मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर तथा दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा क्रमशः घटती जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि 4 दिशाएं हो गई आपकी। ये हो गई आपकी उत्तर दिशा, ये हो गई पूर्व दिशा, ये हो गई पश्चिम दिशा और ये हो गई आपकी दक्षिण दिशा। तो अब जब बरसात होती है तो हमारे यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी इस तरफ जब होगा तो पानी का स्तर या वर्षा कम होती चली जाएगी, पूर्व में ज्यादा होगी, पश्चिम में कम होगी। इसी प्रकार से दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी दक्षिण में वर्षा ज्यादा होगी और उत्तर में वर्षा क्या होगी हमारे यहाँ कम होगी। दक्षिण के क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होगी और उत्तर के क्षेत्रों में वर्षा कम होगी। ऐसा कुछ सिस्टम बना हुआ है हमारे यहाँ, क्योंकि उत्तर के क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। क्यों होती है उत्तर के क्षेत्र में सबसे कम वर्षा? क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ज्यादा दूर है आपका सागर से, इस वजह से यहाँ पर उतनी ज्यादा पवनें नहीं आ पाती हैं, मानसूनी पवनें नहीं आ पाती हैं और ना ही पर्याप्त मात्रा में वर्षा कर पाती हैं। तो इस वजह से सबसे कम जो वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है? उत्तर के क्षेत्रों में, और पश्चिम के क्षेत्रों में कम वर्षा मध्य प्रदेश में होती है। ठीक है। तो ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा मध्य क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी से तथा पश्चिमी क्षेत्रों में अरब सागरीय मानसून से की मुंबई शाखा से वर्षा होती है। ये मैंने अभी आपको बताया ही था कि पूर्वी क्षेत्रों में और मध्य क्षेत्रों में वर्षा कहाँ पे किससे होती है? आपकी बंगाल की खाड़ी से होती है। और पश्चिम के क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो कहाँ से होती है? आपकी अरब सागर की मुंबई शाखा से वर्षा होती है। मैंने आपको बताया कि 3 शाखाएं हैं जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश, अरब सागर की 3 शाखाएं हैं, और एक है आपकी केरल की शाखा, एक है आपकी जो है किसकी शाखा? मुंबई की शाखा,
और एक है गुजरात की शाखा। तो हमारे यहाँ जो वर्षा होती है वो किससे होती है, आपकी मुंबई शाखा से होती है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताए मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु से संबंधित हैं। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। यदि इस स्लाइड में किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मेरे से पूछें, है ना। अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करता हूं। अगली स्लाइड आपको बताऊंगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड को बताता हूं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, हाँ बोलिए। सर ये पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा अरब सागरीय से हाँ सर मतलब पूरा, और ये मतलब जिलिंग आया सर क्या, दक्षिण और वो उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण एक्चुअल में पश्चिमी क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो उत्तर पश्चिमी हवाओं से होती है। तो वहाँ उसमें दक्षिण अपने आप शामिल हो गया, यानी पश्चिमी क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी हवाओं से होती है। हवाएं जो आती है वो कहाँ से आती है, दक्षिण की तरफ से ही आती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून कहलाता है वो। इसी तरीके से पूर्वी क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। उसमें उत्तर दिशा अपने आप शामिल हो जाती है। उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी। आप कभी भी मानसून का नाम पढ़ोगे तो केवल दक्षिणी मानसून या पश्चिमी मानसून नहीं होता है, मिला के लिखा जाता है। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मिला के लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, यानी दक्षिण पश्चिम की तरफ से हवाएं आती हैं आपकी। इसी तरीके से इस तरफ से जो हवा आती है वो क्या कहलाती है, उत्तर पूर्वी मानसून कहलाती है। उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। तो दोनों ये सम्मिलित होती हैं आपकी। अगर पूरब की बात चल रही है तो वहां पे उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा, और अगर पश्चिम की चल रही है तो वहां पर दक्षिण पश्चिमी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं हम। इसमें मध्य प्रदेश में वर्षा, इससे संबंधित कुछ और फैक्ट हम देखते हैं। राज्य के छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर जिलों में वार्षिक वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। यानी कि इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत अधिक होती है। 125 से 150 मीटर तक, सेंटीमीटर तक जो है वर्षा इन क्षेत्रों में होती है, ठीक है। ये आपको याद में रखना है। जिलों के नाम, मतलब ये जितने मैंने जिले लिखे हैं ना यहाँ पे, ये सारे जिले दक्षिणी जिले हैं। मैं इतने दिन से आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको नक्शे दिखाता हूँ। आप मैप देखो, मैप में ये सारे जिले दक्षिणी हैं आपकी, चाहे वो बालाघाट हो, फिर सिवनी, फिर छिंदवाड़ा, फिर बैतूल, ये सब आपके दक्षिणी और पूर्वी जिले हैं आपके। तो इन क्षेत्रों में वर्षा आपका जो है 125 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। इंपोर्टेंट पॉइंट है। राज्य के मध्यवर्ती उत्तर पूर्वी जिलों में जैसे भोपाल है, रायसेन है, विदिशा है, सागर, सीधी, छतरपुर, दमोह में जो वार्षिक वर्षा का स्तर रहता है वो कितना रहता है आपका, 75 से 100 सेंटीमीटर तक का होता है। यानी मध्य के क्षेत्र जो हैं, मध्य के क्षेत्र जो हैं आपके, अब भोपाल कहाँ है, बीचों बीच में है। रायसेन, विदिशा, सागर, सीधी, छतरपुर, दमोह, ये सारे जो क्षेत्र हैं आपके, इनमें वर्षा कितनी होती है आपकी, 75 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। राज्य के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, यानी कि अब इसमें हमारा क्षेत्र आ जाएगा। हमारा क्षेत्र किसमें आता है, उत्तर पश्चिम में आता है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम, पश्चिम में क्या आ जाएगा आपका, मंदसौर, नीमच, और इधर आपका धार, झाबुआ, अलीराजपुर, ये सब आ जाएगा आपका पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में क्या आएगा आपका, इसमें आ जाएगा मुरैना, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी, ये क्षेत्र आ जाता है आपका। तो इनमें वर्षा जो होती है वो कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यानी कि इन जिलों में जो वर्षा होगी वो लेस देन 75 सेंटीमीटर होती है आपकी, 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो पचमढ़ी में होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। कितनी होती है, 215 सेंटीमीटर तक होती है मध्य प्रदेश में। पचमढ़ी में वर्षा सर्वाधिक जो रिकॉर्डेड वर्षा है वो 215 सेंटीमीटर है मध्य प्रदेश में। और सबसे कम जो वर्षा है वो कहाँ पे रिकॉर्ड की गई है, भिंड जिले की गोहद तहसील में रिकॉर्ड की गई है, मात्र 55 सेंटीमीटर। कितनी आपकी, ओनली 55 सेंटीमीटर, ओनली 55 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्डेड है भिंड जिले की गोहद तहसील में, ठीक है। सो ये कुछ मैंने पॉइंट आपको लिख के दिए हैं जहां पर ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश में वर्षा, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही,
क्या बात है, आज सभी को आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रहा है सर। हम्म। चलो देखता हूँ, मैं बंद करके फिर से करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, फिर आ जाएगी, है ना। आ रही है सर। मैं फिर से रिकनेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग अगर कूलर के आगे, पंखे में या खुले में बैठे हो तो थोड़ा ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे हवा तेज ना चल रही अरे हो। बंद कमरा में बैठे हैं हेडफोन लगा के। अच्छा, चलो अब सही आ रही है। आ जाइए, थोड़ा नेटवर्क का आ भी रही है। रहता है। हाँ, अगर नेटवर्क आपके मोबाइल में नेटवर्क चले जाए तो भी आवाज जो है वह कटने लग जाती है। वैसे ही अपन बात करते हैं जैसे फोन में और नेटवर्क डिस्टरबेंस होने लग जाता है तो आपको आपने देखा होगा आवाज कटने लगती है। तो वही समस्या आती है, आपकी नेटवर्क की समस्या भी होती है ना। सो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सारे पॉइंट मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु से संबंधित। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें और यदि किसी को कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। एक इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें आप, फिर मैं अपन आगे की तरफ देखते हैं। तो ये मैंने आपको जो पॉइंट बताए हैं, अभी तक मैंने आपको ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, दो ऋतुओं के संबंध में मैंने आपको पढ़ाया आज, है ना। ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। अब अगली हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्या है उसको अपन देखते हैं। आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, अपन नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। अब है मध्य प्रदेश में शीत ऋतु। सर्दी के संबंध में अपन पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के संबंध में कुछ फैक्ट हम देखते हैं। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप देखते जाना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सर्दी दिसंबर से जनवरी के मध्य पड़ती है एवं 14 जनवरी के पश्चात सर्दी कम होना प्रारंभ हो जाती है। ये मैंने अभी आपको फैक्ट समझाया था। क्यों होती है 14 जनवरी के पश्चात? क्योंकि 14 जनवरी से संक्रांति होती है, यानी मकर संक्रांति होती है, और सूर्य जो है मकर राशि से या मकर रेखा से ऊपर की ओर, उत्तर दिशा की ओर गमन करना चालू हो जाता है, जिसको सूर्य का उत्तरायण होना बोलते हैं। और जैसे ही सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता जाता है और अपने देश में गर्मी का प्रारंभ होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का जो काल है वो मध्य अक्टूबर से प्रारंभ होकर फरवरी माह तक का रहता है। ये शीत ऋतु का काल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं आपके, जैसे मैंने बताया कि समय पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। शीत ऋतु का काल कब से कब तक का है? तो वो आपका शीत ऋतु का काल मध्य अक्टूबर से प्रारंभ होकर फरवरी महीने तक आपकी मध्य प्रदेश में जो है सर्दी रहती है। मार्च का महीना सर्दी तथा गर्मी दोनों का मिश्रित रूप रहता है, यानी दोनों मिले जुले होते हैं। ना बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, दोनों का मिश्रित रूप होता है मार्च का महीना। तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का स्थानीय नाम स्याला है, बहुत इंपोर्टेंट। ये तीनों ऋतुओं के स्थानीय नाम मैंने आपको बताए। ठीक है, मैंने आपको जो है ग्रीष्म ऋतु का स्थानीय नाम बताया था युनाला। ठीक है, बरसात का स्थानीय नाम मैंने आपको बताया चौमासा, और शीत ऋतु का स्थानीय नाम मैंने आपको बताया स्याला। ठीक है, तो शीत ऋतु का स्थानीय नाम क्या है? स्याला है। मध्य प्रदेश में कई जगह पर शीत ऋतु को स्याला के नाम से भी बोला जाता है। स्थानीय स्तर पर या ग्रामीण क्षेत्रों में शीत ऋतु को स्याला के नाम से जाना जाता है। ये जो मैंने फैक्ट बताए हैं, 4 फैक्ट आपको बताए हैं। यदि इसमें किसी को कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछें, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अपन नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या लिख रहे हो तो आप इसको नोट कर लें जल्दी से। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। अब अगला पॉइंट है आपका इसमें नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखते हैं हम, राज्य में पठारी क्षेत्र एवं उच्च भूमि की अधिकता के कारण पठारी क्षेत्रों में अधिक ठंड पड़ती है, यानी जो ऊंचे स्थान है वहां पे ठंड का स्तर अधिक होता है और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर ठंड का स्तर कम होता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में 10% वर्षा होती है, जिसे स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। यानी सर्दी के दिनों में जो वर्षा होती है सामान्यतः जो है आपका जनवरी माह में वर्षा होती है। तो जो जनवरी माह में जो बरसात होती है उसको क्या बोला जाता है? मावठ बोला जाता है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे मावठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान, अच्छा इसमें बहुत कंफ्यूजन है आपका। यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान मुरैना है, जिसमें न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक दर्ज किया गया है। लेकिन आप कई किताबों में देखोगे तो वहां पे सबसे ठंडा स्थान में शिवपुरी का नाम आएगा आपका, कि सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी है, जहाँ पे आपका 9 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया था। तो ये पुरानी बात हो गई आपकी। अब नए उसमें जो है मुरैना में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, 2 से लेकर के 4 डिग्री तक का जो है तापमान दर्ज किया गया है मुरैना के अंदर। तो नया जो है वो मुरैना है। यदि आपको क्वेश्चन में मुरैना नहीं मिलता है और शिवपुरी मिलता है तो आपको फिर वहां पे शिवपुरी लगाना है, ये ध्यान में रखना है। और यदि आपको मुरैना मिलता है तो फिर आपको मुरैना लगाना है। ठीक है। सो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सो ये मैंने जो है कुछ पॉइंट आपको मध्य प्रदेश में शीत ऋतु से संबंधित बताए हैं, मध्य प्रदेश में सर्दी से संबंधित बताए हैं। यदि इसमें किसी को कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो आप वो मेरे से पूछें, है ना। यदि किसी को कोई परेशानी हो तो बता, किसी को कोई समस्या है इसमें? काफी है, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अरे भगवान, अरे अब तो बोल नहीं लेक्चर रहे खत्म हो सर। गया। मेरे से सेवाई नहीं आ रही। मुझे सब सुनाई दे रहा है। ठीक है, अब तो लेक्चर भी खत्म हो गया। सो ये जो है आज का अपना लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको मध्य प्रदेश की ऋतुएं बताई। और यहाँ पर हमारा जो मध्य प्रदेश की जलवायु करके जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो गया। इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको मध्य प्रदेश के जलवायु क्या होती है, जलवायु की क्या भूमिका रहती है मानव जीवन पर, कैसे असर डालती है, मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। ठीक है, ये कुछ मैंने पॉइंट आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, आपकी सम जलवायु है, मानसूनी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है मध्य प्रदेश की जलवायु। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है, तो मध्य प्रदेश में औसत वर्षा मैंने आपको बताया था 113 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है। सबसे कम बरसात कहाँ पे होती है वो भी मैंने आपको बताया, भिंड जिले की गोहर तहसील में सबसे कम बरसात दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको कंप्लीट किए इस लेक्चर में मध्य प्रदेश के, है ना। अब मैं नया चैप्टर चालू करूंगा, कल की क्लास ऑफ रहेगी, जैसे मैंने बताया था आपको, ग्रुप में भी डाला है। आज कई सारे लोग जुड़े नहीं, शायद उन्होंने ऑफ का समझा था, जबकि मैंने बोल दिया था कि आज की क्लास लगेगी, और मैंने ग्रुप में भी डाल दिया था कि आज की क्लास लगेगी, है ना। कल की क्लास ऑफ रहेगी और कल के बाद परसों क्लास लगेगी, और तब फिर मैं नया चैप्टर परसों से चालू करूंगा स्टार्टिंग से, जिसमें मैं मध्य प्रदेश के जलप्रपात और देख रहे होंगे सर मध्य प्रदेश की जो है नदियों के संबंध में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वो मैं चैप्टर परसों से चालू करूंगा, जिसमें मध्य प्रदेश के जलप्रपात और मध्य प्रदेश की नदियां अपन जो है चालू करेंगे परसों। कल की क्लास ऑफ रहेगी, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट।